नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मैं संदीप खटाना राजस्थान के इतिहास विषय की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों अपन लोग राजस्थान के इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे थे। राजस्थान के इतिहास विषय पर चर्चा करते हुए अपन मेवाड़ के इतिहास पर चर्चा कर रहे थे। मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत भी दोस्तों अपन लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? पिछली क्लास में राणा मोकल तक पढ़ चुके थे कि राणा मोकल की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? मेवाड़ के जो सरदार चाचा मेरा महपा पंवार और अक्का के द्वारा क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है दोस्तों। किसकी? राणा मोकल की। और जो चाचा मेरा और महपा जो पंवार है, चाचा और जो मेरा है, चाचा मेरा जो है वो राणा लाखा की जो खातिन थी, राणा लाखा की खातिन के क्या थे? पुत्र थे, दासी के पुत्र थे। तो राणा मोकल के बाद जो अगले शासक बनेंगे उनका नाम है राणा कुंभा। और राणा कुंभा की वीरता कौन नहीं जानता दोस्तों? राणा कुंभा अगले शासक बनेंगे। राणा कुंभा का शासक होता है 1433 ईस्वी से लगाकर 1468 ईस्वी तक। दोस्तों कब से होता है, कब तक? 1433 ईस्वी से लगाकर 1468 ईस्वी तक होता है। तो देखिए राणा कुंभा के बारे में एक एक बात पढ़ेंगे। राणा कुंभा के सैन्य अभियान, राणा कुंभा के साहित्य स्थापत्य में राणा कुंभा का क्या योगदान रहा। उसके बाद राणा कुंभा की उपाधियां, राणा कुंभा के जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन है, इनके पुत्र कौन है, पुत्री कौन है, क्या क्या इनकी उपाधियां है, इनके दरबारी विद्वान कौन कौन है, तो वो सब बातें करेंगे। तो इनके बारे में सबसे पहले साधारण सी बातें करते हैं। किसी भी शासक के बारे में पढ़ने से पहले उनकी सामान्य बात की जाती है। तो देखिए जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा का जो जन्म होता है, राणा कुंभा का जन्म होता है कब? 1403 ईस्वी में। कब होता है दोस्तों? राणा कुंभा का जन्म होता है 1403 ईस्वी में। और जो राणा कुंभा के जो पिता हैं, राणा कुंभा के पिता का नाम आपको भली भांति पता होगा, कौन है? राणा कुंभा के पिता का नाम है मोकल। राणा मोकल, ये वही मोकल है जिनकी हत्या चाचा और मेरा के द्वारा कर दी गई थी। जो इनकी माता का नाम है, इनकी माता का नाम है सौभाग्य देवी। कौन सी देवी? सौभाग्य देवी। कौन सी देवी है भाई? सौभाग्य देवी। इनकी जो माता है, इनकी माता का नाम है कौन सी देवी? सौभाग्य देवी। और जो इनकी जो प्रमुख पत्नी है, कौन? इनकी जो प्रमुख पत्नी है वो ये है, कौन है? राणा कुंभा। और राणा कुंभा की जो प्रमुख पत्नी है उसका नाम है कुंभल मेरू। क्या नाम है? कुंभल मेरू। राणा कुंभा की जो प्रमुख पत्नी है उसका नाम है कुंभल मेरू। और जो राणा कुंभा के जो पुत्र हैं, राणा कुंभा के दो पुत्र हुए हैं, रायमल और उदा। रायमल और उदा। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब ही आंवल बांवल की संधि होगी 1452-1453 ईस्वी में, उस समय जो रायमल है, रायमल का विवाह हो जाएगा राव जोधा की जो पुत्री है श्रृंगार देवी से। और वही श्रृंगार देवी आगे चल के चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाएगी? घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाएगी। और ये जो घोसुंडी जो बावड़ी है वो घोसुंडी जो बावड़ी है वो बीते समय में हुई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि घोसुंडी बावड़ी कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए चित्तौड़गढ़। तो ऐसे कड़ी से कड़ी अपन जोड़ते हुए आगे की ओर चलेंगे। पुत्रों के बाद जो इनकी जो एक पुत्री है, इनकी पुत्री का नाम है रम्माबाई। कौन सी बाई? रम्माबाई। जो ये रम्माबाई है, ये जो रम्माबाई है कुंभा की पुत्री, ये संगीत और साहित्य में क्या है? निपुण थी। संगीत और जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन अभी सामान्य सी बात हो रही है तो ध्यान रखिए। जो रम्माबाई है संगीत और साहित्य में क्या है? निपुण है। संगीत और साहित्य में निपुण होने के कारण जो जावर शिलालेख है, कौन सा शिलालेख? जावर शिलालेख। और जावर जो शिलालेख है कहाँ पर है? जावर शिलालेख है उदयपुर में। जो जावर जो खान है, चांदी की जो खान है वो कहाँ है? जावर में। कहाँ पर है? जावर में, उदयपुर। और किनके शासनकाल में निकली थी ये बात? पता होनी चाहिए, अभी 2 क्लास पहले ही बताया, राणा लाखा के काल में। और राणा लाखा के काल में मेवाड़ की जो अर्थव्यवस्था थी वो सबसे ज्यादा सुदृढ़ थी। तो जो जावर शिलालेख है, जावर शिलालेख में इसको क्या कहा गया है? वागीश्वरी। क्या कहा गया है? वागीश्वरी। किसको कहा गया है? रम्माबाई को। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो रम्माबाई है, रम्माबाई संगीत और साहित्य में क्या है? निपुण होने के कारण जो जावर शिलालेख है, जावर शिलालेख में रम्माबाई को वागीश्वरी कहा गया है। क्या कहा गया है? वागीश्वरी कहा गया है। तो ये बात नोट कीजिए। जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा का जो
शासनकाल कब से कब तक होता है? 1433 ईस्वी से लगाकर 1468 ईस्वी तक। जो इनका जन्म होता है, राणा कुंभा का जन्म होता है 1403 ईस्वी में। जो इनके पिता का नाम है मोकल, इनकी माता का नाम है सौभाग्य देवी। जो इनकी जो प्रमुख पत्नी है उसका नाम है कुंभल मेरु। इनके पुत्र होते हैं रायमल और रुदा। जो इनकी पुत्री है उसका नाम है रमाबाई। जो रमाबाई है दोस्तों वो संगीत और साहित्य में अधिक रुचि रखती है। संगीत और साहित्य में क्या है, ये निपुण है। क्या है? संगीत और साहित्य में निपुण है। इस कारण जो जावर शिलालेख है इसमें क्या कहा गया है? वागीश्वरी कहा गया है। वागीश्वरी क्यों कहा गया है? संगीत और साहित्य में क्या होने के कारण? निपुण। संगीत व साहित्य में क्या है? ये निपुण है। संगीत व साहित्य में निपुण, ठीक है। संगीत और साहित्य में निपुण होने के कारण क्या कहा गया है? जावर शिलालेख में वागीश्वरी कहा गया है। ये वागीश्वरी किसको कहा गया है? ये या जो वागीश्वरी शब्द का जो प्रयोग किया गया है किसके लिए किया गया है दोस्तों? रमाबाई के लिए किया गया है। और जो ये रमाबाई है इससे आने वाली एग्जाम में प्रश्न भी पुट अप हो सकता है दोस्तों। तो रमाबाई को ध्यान रखते हुए चलिएगा दोस्तों। ये एक लाइन की बात है, लेकिन ये एक लाइन आपको एग्जाम में परेशान कर सकती है अगर आप याद नहीं करोगे तो इसको। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया है तो ले लीजिए, मैं क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूँ अब। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे कि इनका राज्याभिषेक कब होता है, कहाँ होता है, इनके जो गुरु हैं उनका क्या नाम है, संगीत गुरु है उनका क्या नाम है, इन जो प्रमुख विद्वान है साहित्यकार है इन वो कौन कौन है। क्योंकि जो पीछे जो अपन ने पढ़े हैं शासक उनके साहित्य या स्थापत्य कला के बारे में नहीं पढ़ा, इतना उन पर जोर नहीं दिया गया क्योंकि उनका इतना योगदान नहीं है। राणा कुंभा के बारे में ही पढ़ेंगे दोस्तों ज़्यादा। अब देखिए जो इनको जो राज्याभिषेक है, क्या राज्याभिषेक, राणा कुंभा का जो राज्याभिषेक कब होता है? 1433 ईस्वी में होता है दोस्तों। कब होता है? 1433 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1433 ईस्वी में होता है। और होता कब है, कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? स्थान याद रखिएगा, कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। और जो कुंभा के जो गुरु हैं, गुरु का नाम है जैनाचार्य हीरानंद। क्या नाम है? जैनाचार्य हीरानंद या हीरानंद आर्य। तो लिखिएगा नाम क्या है? हीरानंद आर्य, हीरानंद आर्य। और जो कुंभा जी हैं, कुंभा जी के जो संगीत गुरु है, कुंभा जी के जो संगीत गुरु हैं, कुंभा के संगीत गुरु का नाम है सारंग व्यास। कौन सा व्यास? सारंग व्यास। ठीक है, कुंभा के जो गुरु हैं, गुरु का नाम है सारंग व्यास, सारंग व्यास। और जो सहायक संगीत गुरु हैं उनका नाम है कान्हा व्यास। जो सहायक जो संगीत गुरु हैं, जो सहायक संगीत गुरु हैं, जो सहायक जो संगीत गुरु हैं, जो सहायक संगीत गुरु है उनका नाम है कान्हा व्यास, कान्हा व्यास। तो इतना एक बार नोट कीजिए आप। इनका राज्याभिषेक होता है कब? तो ये तो आपको क्लियर ही हो रहा होगा, शासनकाल से 1433 ईस्वी तक आकर 1468 में। तो राज्याभिषेक कब होगा? 1433 ईस्वी में। होगा कहाँ, किस स्थान पर होगा? चित्तौड़गढ़ में होगा। जो इनके गुरु हैं उनका नाम है जैनाचार्य हीरानंद। क्या नाम है भाई? जैनाचार्य हीरानंद या हीरानंद आर्य। जो संगीत गुरु है, संगीत गुरु का नाम है सारंग व्यास। और जो सहायक जो संगीत गुरु उनका नाम है कान्हा व्यास। स्क्रीनशॉट लीजिए, इस बात को नोट कीजिए एक बार। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन कुंभा जी की जो उपाधियां हैं कि इन्हें कितनी उपाधियों से सुशोभित है, कितनी उपाधियों से इन्हें क्या किया जाता था? संबोधित किया जाता था दोस्तों। चलिए अब लिखिएगा प्रमुख उपाधियां, कुंभा की प्रमुख उपाधियां। जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां, प्रमुख उपाधियां, राणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां। देखिए पहली जो है उपाधि वो है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य, क्या नाम है? अभिनव भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भारत, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भारत, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भारत। जो दूसरी जो इनकी उपाधि है वो है हिंदू सुल्तान। कौन सी? हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। देखिए दोस्तों यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हिंदू पथ जो उपाधि है वो किसकी है? आगे जब पढ़ेंगे अपन किसकी, जो सांगा पढ़ेंगे, राणा सांगा और महाराणा प्रताप। तो जो प्रमुख उपाधि है वो जो हिंदू पथ की वो राणा सांगा की, और जो हिंदू सुल्तान है वो उपाधि किसकी है? राणा कुंभा की है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जो हिंदू सुल्तान है वो कुंभा की है, जबकि जो हिंदू पथ है, हिंदू पथ है राणा सांगा की दोस्तों। चलिए अब देखिए इनका जो आगे उपाधि मिलती है उसका नाम है राणे राय। कौन सी राय? राणे राय,
राणे राय, राव राय, राणे राव, राव राय, ठीक है। 4 उपाधियां हो गई। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणे राव, राणे राय, राव राय। आगे देखिए अश्वपति, कौन सी? घोड़ा का शौकीन होने के कारण अश्वपति, अश्वपति। हाल गुरु, हाल गुरु, हाल गुरु। दान गुरु, दान गुरु, ठीक है। सेव गुरु, कौन से गुरु? सेव गुरु। युद्ध गुरु, युद्ध गुरु। साहित्य गुरु, कौन से गुरु? साहित्य गुरु, साहित्य गुरु। संगीत गुरु, साहित्य गुरु, संगीत गुरु। देखिए अश्वपति हो गई, हाल गुरु, दान गुरु हो गई, सेव गुरु, युद्ध गुरु, साहित्य गुरु, संगीत गुरु, ये हो गई। इसके बाद और कहाँ? चलिए एक बार ये नोट कीजिए, इसके बाद मैं आगे लिखवा तो आपको जगह नहीं है, बोर्ड पे लिखिए। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणे राव, राव राय, अश्वपति, हाल गुरु, दान गुरु, सेव गुरु, युद्ध गुरु, साहित्य गुरु और संगीत गुरु। देखिए दोस्तों कितनी उपाधियों से सुशोभित होते थे राणा कुंभा का नाम, कितनी उपाधियां लगा के संबोधित किया जाता था राणा कुंभा को। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। अब देखिए, आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। आगे जो इनकी बची हुई उपाधियां हैं वो और लिखता हूँ मैं आपके सामने। देखिए स्थापत्य गुरु, कौन से गुरु? स्थापत्य गुरु, ठीक है। स्थापत्य गुरु हो गए। स्थापत्य गुरु के बाद में हो गए नरपति, स्थापत्य गुरु, स्थापत्य गुरु हो गए, नर गुरु हो गए, अश्वगुरु हो गए, ठीक है। तो ये इतनी जो उपाधियां हैं ये मिलती हैं किनके बारे में? राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा इतनी उपाधियों से क्या होते थे? सुशोभित होते थे दोस्तों। एक उपाधि और लिखिए इनकी, छाप गुरु। कौन से गुरु? छाप गुरु। चलिए दोस्तों यहाँ तक हो चुके हैं सभी उपाधियां। स्थापत्य गुरु, स्थापत्य गुरु, नरपति, छाप गुरु। जहां भी गुरु लगा हुआ, जिस भी उपाधि के पीछे गुरु लगा हुआ दिखेगा तो आपको याद आना चाहिए कौन? राणा कुंभा। कौन याद आना चाहिए दोस्तों? राणा कुंभा आपको याद आना चाहिए। राणा कुंभा की उपाधियां हो गई हैं। चलिए राणा कुंभा की उपाधियां हो गई हैं। अब देखिए ये थी सामान्य बात। अब करते हैं अपन शुरुआत। चलिए अब आराम से बैठिए, जो दिलचस्प जो कहानी है वो शुरू होती है अब। चलिए पेन कॉपी साइड में रख दीजिए, एकदम आराम से सुनिए। देखिए क्या बात करेंगे, जो स्थापत्य है, जो आगे की बातें हैं वो सब अपन कला और संस्कृति में करेंगे। तो देखिए राणा कुंभा के सैनिक अभियान। क्या? राणा कुंभा के सैनिक अभियान। कौन से अभियान? राणा कुंभा के सैनिक अभियान। अब देखिए ये हो गए कौन? अपने राणा कुंभा। कौन से कुंभा? राणा कुंभा। 1433 ईस्वी से लगाकर 1468 ईस्वी तक। अब देखिए भाई, राणा कुंभा जैसे ही शासक बने, राणा कुंभा जैसे ही शासक बने, राणा कुंभा के सामने 2 चुनौतियां आई। राणा कुंभा के सामने 2 चुनौतियां कौन कौन सी आई? एक तो अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। कौन सी? अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। अब इनके पिता की हत्या क्यों हुई थी? क्योंकि राठौड़ों का जो बढ़ता हुआ जो प्रभाव, उसको क्या करना? कम करना। तो राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को क्या करना? कम करना। राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को कम करना। राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को कम करना, ठीक है। राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को कम करना, इतनी बात हो गई। देखिए शासक बनते ही इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के हत्यारों, अपने पिता के जो, मेरे पिता के जो हत्यारे हैं इनसे मैं बदला जरूर लूंगा। और इनके पिता के हत्यारे कौन कौन है? चाचा मेरा और कौन? महपा पंवार। चाचा मेरा और महपा पंवार, और एक व्यक्ति और है अक्का, ठीक है। वो देखिए 2 समस्या, 2 चुनौतियां ही। अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना। और पिता की हत्या क्यों हुई? क्योंकि जो रणमल राठौड़ है, रणमल राठौड़ ने क्या किया था? रणमल राठौड़ ने किया था कि जो राणा मोकल है, राणा मोकल और हंसाबाई को वश में लेकर क्या किया था? जो उच्च पद है, उच्च पदों पर जो सिसोदिया जो सिसोदिया जो सरदार है उनको हटा दिया, और राठौड़ों को क्या किया? उच्च पदों पर क्या कर देता है? नियुक्ति कर देता है दोस्तों। तो ये राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को भी क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब
राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव के कारण इनके पिता की मृत्यु हो सकती है, इनके पिता की हत्या हो सकती है, तो क्या राणा कुंभा की हत्या नहीं हो सकती क्या दोस्तों? ये भी भय राणा कुंभा को सताता है दोस्तों। तो इसके आगे देखिए, जो राणा कुंभा है, कौन? राणा कुंभा। राणा कुंभा के जो समकालीन है, सिर्फ मैं अभी सिंगल शासक की बात करूंगा क्योंकि ये इस कहानी से जुड़ता हुआ शासक है। जो राणा कुंभा के समकालीन कहाँ का? मालवा का। कहाँ का? मालवा का। और मालवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? मालवा पड़ता है एमपी में। तो जो राणा कुंभा के समकालीन मालवा का जो शासक है उसका नाम है महमूद खिलजी। कौन सा खिलजी? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी भी कौन सा? महमूद खिलजी प्रथम। कौन सा खिलजी? महमूद खिलजी प्रथम। चलिए दोस्तों, अब ये घटना क्या होती है? जैसे ही शासक बनता है कौन? राणा कुंभा। राणा कुंभा शासक बनता है तो जो चाचा मेरा और महपा जो पंवार है, इनको भय सताने लगता है कि राणा कुंभा ने कसम खाई है कि मैं अपने पिता के हत्यारों से बदला लूंगा तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इस भय के कारण जो चाचा मेरा और वो मेहता पंवार वो कहाँ चले जाते हैं? मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में चले जाते हैं दोस्तों। महमूद खिलजी की शरण में चले जाते हैं। महमूद खिलजी जो है कहाँ का शासक है? मालवा एमपी का शासक है। किसके समकालीन है? राणा कुंभा के समकालीन शासक है दोस्तों। तो महमूद खिलजी को राणा कुंभा समझाता है कि रे भाया मान जा और अन्य छोड़ दे और मारा वाले कर दे। पर महमूद खिलजी को बार बार समझाने के बाद भी महमूद खिलजी क्या करता है? नहीं मानता। कुंभा कहता है कि मान जा रे भाया, क्या तय गोदी में करे जबरदस्ती, मोल ले जबरदस्ती की राड़। पर महमूद खिलजी नहीं मानता कि ये तो मेरी शरण में आए और मेरी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करना क्या है? मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है दोस्तों। ऐसी बात कौन कहता है? महमूद खिलजी कहता है। तो महमूद खिलजी को 3-4 बार समझाने के बाद भी महमूद खिलजी क्या नहीं करता? नहीं मानता है दोस्तों। महमूद खिलजी नहीं मानता तो राणा कुंभा क्या करता है? राणा कुंभा कहता है ठीक बात मत मान, लेकिन तेरा डोरा भी निश्चित है भाई, और तेरा डोरा करेंगे हम ही करेंगे। तो राणा कुंभा क्या करता है? महमूद खिलजी पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। ये आक्रमण कब करता है? 1437 ईस्वी में। राणा कुंभा क्या करता है? महमूद खिलजी पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण कब करता है? 1437 ईस्वी में करता है। और इस आक्रमण के दौरान चाचा और मेरा को क्या करता है? मौत के घाट उतार देता है दोस्तों। कौन उतार देता है? राणा कुंभा। महपा पंवार और जो अक्का है, महपा पंवार और अक्का यहाँ से भाग जाते हैं, यहाँ से निकल पाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। और जो 1437 में जो महमूद खिलजी पर युद्ध होता है, इसमें विजय होती है राणा कुंभा की। और जो ये युद्ध होता है इसको कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं भाई? सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। और जो ये विजय हुई इसे कहते हैं मालवा विजय। कौन सी विजय? मालवा विजय। क्योंकि मालवा पर आक्रमण किया गया तो इसे कौन सी कहते हैं? मालवा विजय। और इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसने? राणा कुंभा ने कहा? चित्तौड़ में। कहा? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहते हैं? विजय स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 मंजिला एक इमारत बनवाई जिसे कहते हैं विजय स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ कहते हैं। विजय स्तंभ के बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ इतिहासकार इसको कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, कुछ इतिहासकार इसे गौरव बताते हैं राजस्थान का। तो ये जो बात है विजय स्तंभ की, इसके बारे में अपन बात करें कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पे अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, कौन सी मंजिल कितनी है, तो ये सब बातें करेंगे जब अपन राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ेंगे उस समय। लेकिन ये बात यहाँ जरूरी थी कि जो मालवा विजय है, मालवा विजय के पश्चात चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने 9 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहा गया? जिसे विजय स्तंभ कहा गया। तो यहाँ तक की राम कहानी तो समझ में आ गई। जो पहला जो लक्ष्य है या जो पहली चुनौती है, पहली चुनौती तो क्या हो जाती है? यहाँ पूर्ण हो जाती है। पहली दोनों जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां कौन कौन सी? एक तो अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना, दूसरा राठौड़ों का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको कम करना। तो अपने पिता के हत्यारों से तो बदला ले लेता है। कब? 1437 में युद्ध होता है किस किस के मध्य? राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के। महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। कहाँ? सारंगपुर में। ये जो सारंगपुर स्थान पड़ता है, सारंगपुर स्थान पड़ता है कहाँ दोस्तों? एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में। आशा करता हूं ये इतनी राम कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार अगर आपको ऐसा लिखना है तो ऐसा लिख लीजिए, या फिर मैं आपको लिखवाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए दोस्तों। चलिए, लिख लिया होगा।
ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों मिटा देता हूं मैं इस बात को। आज राणा कुंभा की मैं आपको दोनों चुनौतियां पूर्ण करवा के ही छोड़ूंगा, क्योंकि ज्यादा युद्ध में करवाऊंगा नहीं। एक ही दिन में ज्यादा लड़ाइयां अच्छी नहीं होती दोस्तों। तो ये दोनों चुनौतियां तो मैं आपको पूर्ण करवा के ही रहूंगा। अगर समय खराब करोगे तो आप ही का नुकसान है दोस्तों। जितना समय खराब करोगे उतना आप ही का नुकसान है। तो लिखिए यहां पर कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध होता कब है? 1437 ईस्वी में। कब होता है भाई? 1437 ईस्वी में। जो सारंगपुर जो स्थान है, सारंगपुर जो स्थान वो कहां पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहां पर है? एमपी में। सारंगपुर जो स्थान वो कहां पर पड़ता है भाई? एमपी में पड़ता है। जो ये युद्ध होता है वो किस किस के मध्य होता है? राणा कुंभा बनाम, राणा कुंभा बनाम किसके मध्य होता है? महमूद खिलजी। कौन सा खिलजी? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम के मध्य ही होता है। और इस युद्ध के जो विजेता होते हैं, इस युद्ध के विजेता कौन होते हैं? इस युद्ध के विजेता होते हैं कौन? इस युद्ध के विजेता होते हैं राणा कुंभा। कौन होते हैं? राणा कुंभा। इस युद्ध के विजेता होते हैं राणा कुंभा। इतनी घटना है, इसको नोट कीजिए एक बार। अब ये युद्ध होता क्यों है? ये युद्ध होता क्यों है ये बात मैंने आपको बता दी है। ये राम कहानी लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फालतू का कचरा भरने से कोई मतलब है नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए, बाकायदा मौखिक तुम्हें याद होना चाहिए। इतनी बातें भी अगर याद नहीं रखोगे तो याद क्या रखोगे भाई? सारंगपुर का युद्ध होता क्यों है मैंने इसीलिए बताई आपके सामने दो चुनौतियां, अन्यथा मैं सीधा भी बता सकता था कि राणा कुंभा के सैनिक अभियान और लिखिए सारंगपुर का युद्ध, सीधा भी बता सकता था। नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको रटवाना नहीं है, हर एक बात समझाना मेरा उद्देश्य है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे पर्सन आपके सामने आए तो आप इतनी आसानी से कर पाओ कि किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि इतनी आसानी से भी इतिहास के पर्सन सॉल्व होते हैं क्या। तो बस वही उद्देश्य था मेरा। इस युद्ध में चाचा और मेरा की क्या हो जाती है? चाचा और मेरा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। महप्पा पंवार और अक्का क्या करते हैं? निकल जाते हैं। इस युद्ध जो सारंगपुर का युद्ध है, इसमें विजय किसकी होती है? राणा कुंभा की होती है। और इसे क्या कहते हैं? मालवा विजय। क्या कहते हैं? मालवा विजय। चलिए क्या कहते हैं? मालवा विजय। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसने? कुंभा ने। मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ बनवाया। क्या करवाया? विजय स्तंभ बनवाया। इतनी बात तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार आप ये बात नोट कीजिए। इसके बाद जो दूसरा जो लॉजिक है, जो दूसरा है वो जो राठौड़ों का जो बढ़ता हुआ प्रभाव उसको जो रोकेगा वो बात मैं आपको बताता हूँ। लिखिए सारंगपुर का जो युद्ध होता है वो होता है 1437 ईस्वी में। सारंगपुर स्थान पड़ता है एमपी में। होता किसके मध्य? राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य होता है। और इस युद्ध के जो विजेता होते हैं, विजेता होते हैं कौन? राणा कुंभा इस युद्ध के विजेता होते हैं। और मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने क्या करवाया? चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला जो इमारत है जिसे क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ कहा जाता है। विजय स्तंभ बनवाया दोस्तों। इतनी बात नोट कीजिए। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब आगे देखिए, आगे जो दूसरी जो चुनौती है राणा कुंभा के सामने, दूसरी जो चुनौती है, दूसरी चुनौती क्या है? राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को कम करना। तो जो दूसरी चुनौती है वो क्या है? राठौड़ों, किसके? राठौड़ों के प्रभाव को कम करना। किसके प्रभाव को? राठौड़ों के प्रभाव को कम करना। राठौड़ों के प्रभाव को कम करना। अब देखिए पेन को साइड में रख दीजिए और आराम से सुनिएगा। जो राम कथा है वो आराम से सुनिएगा। अवल बावल की संधि सब कुछ यहीं आएगी दोस्तों। अब आराम से सुनिएगा, ठीक है। राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा है। राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव के कारण तो राणा मोकल की क्या हो गई थी? हत्या हुई थी। इतनी बात आपको याद होगी। अब देखिए इसके बाद होता क्या है? जो सारंगपुर का जो युद्ध होता है, इसमें कौन जाता है? सारंगपुर के लिए कौन चला जाता है? रणमल राठौड़। कौन चला जाता है? रणमल राठौड़। कहाँ जाते हैं? एमपी जाते हैं। रणमल राठौड़ और ये कहाँ चले जाते हैं? एमपी। और रणमल राठौड़ का जो साथ देते हैं, इनके साथ होता है राघव देव। कौन होता है? राघव देव। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा हो कि ये राघव देव कौन है सर? ये राघव देव कौन है? ये राघव देव राणा लाखा का पुत्र है दोस्तों।
राणा लाखा के पुत्र एक मोकल है, राणा चुंडा है, राघव देव भी किसके पुत्र हैं? राणा लाखा के पुत्र हैं। ये कौन है? ये सिसोदिया सरदार है दोस्तों। जबकि ये कौन है? ये राठौड़ है। ठीक है, तो जब ये कहाँ जाते हैं भाई, कहाँ जाते हैं? सारंगपुर अभियान पर जाते हैं। तो सारंगपुर अभियान पर जब जाते हैं तो रणमल राठौड़ के साथ कौन जाता है? राघव देव जाता है। तो ये रुकते कहाँ हैं? पहाड़ी क्षेत्र में रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में रुकते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र में भील जनजाति क्या है? बाहुल्य क्षेत्र है। कहाँ रुकते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में ठहरते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? जो भील जनजाति है, भील जनजाति का क्या है? बाहुल्य क्षेत्र है। भील जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये रणमल राठौड़ क्या करता है? रणमल राठौड़ करता है, जो ये भील जाति है, भील जाति की कुछ लड़कियों को क्या करता है? ये कुछ भील जाति की जो लड़कियां उनको बंदी बना लेता है। और बंदी बनाकर कहाँ ले आता है? अपने कैंप में ले आता है दोस्तों। कौन? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ क्या करता है? भील जाति की लड़कियों को बंदी बनाकर क्या ले आता है? अपने कैंप में ले आता है। और ये बात जब राघव देव को पता चलती है, तो राघव देव को जब पता चलेगा कि भीलों की जो लड़कियां हैं, भीलों पर अत्याचार कर रहा है, अत्याचार कौन कर रहा है? रणमल राठौड़ कर रहा है। तो जो राघव देव है, राघव देव धावा बोल देता है किस पर? रणमल राठौड़ पर धावा बोल देता है। ये बात है सारंगपुर युद्ध के समय की बात है दोस्तों। जब सारंगपुर के अभियान पर निकले थे उस समय की बात है। उस समय से इनके मध्य क्या चल रही है? ताना तानी चल रही है। एक दूसरे को देख के ये क्या नहीं है? खुश नहीं है। क्योंकि राघव देव का आक्रमण करना भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब शुरुआत में गुहिल वंश की स्थापना हुई थी मेवाड़ में, उस समय कहा गया था कि किसी भी भील पर अत्याचार शासक पर अत्याचार के क्या होगा? बराबर होगा। तो रणमल राठौड़ क्या करता है? भील जो लड़कियां हैं उनको बंदी बनाकर कहां ले आता है? अपने कैंप में ले आता है। और इस बात का पता चलते ही राघव देव क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। किस पर कर देता है? रणमल राठौड़ पर कर देता है दोस्तों। दोनों ही क्या है? कुंभा की सेना है दोस्तों। और इनके बीच में आपस में क्या हो जाती है? तनातनी हो जाती है, खींचातान हो जाती है। तो राघव देव क्या करता है? रणमल राठौड़ के ऊपर आक्रमण करके जो भील लड़कियां हैं जिनको बंदी बनाया गया था, इनको क्या कर देता है? मुक्त करवा देता है। कौन करवा देता है? राघव देव करवा देता है दोस्तों। क्या करवा देता है? राघव देव इसको क्या करवा देता है? मुक्त करवा देता है। किनको? भील जो लड़कियां हैं, भील लड़कियों को क्या करवा देता है? मुक्त करवा देता है। अब देखिए इधर कौन है? राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। अब देखिए सारंगपुर युद्ध के पश्चात की घटना बताता हूं मैं आपको। सारंगपुर युद्ध के पश्चात क्या होता है? जो रणमल राठौड़ है, रणमल राठौड़ कान भरने लग जाता है किसके? राणा कुंभा के। किसके बारे में? राघव देव के बारे में। कि राघव देव ऐसा है, बेकार है, ऐसा है, ये बातें कौन करता है? रणमल राठौड़ करता है। इस समय तक इनके मध्य क्या थी? खिंचातानी नहीं थी। किसके मध्य? राणा कुंभा और रणमल राठौड़ के मध्य। रणमल राठौड़ ने हालांकि साथ भी दिया सारंगपुर के युद्ध में, जबकि रणमल राठौड़ को हटाना चाह रहा था कौन? राणा कुंभा। क्योंकि जो राठौड़ों का जो बढ़ता प्रभाव वो इसके लिए क्या बन सकता था? मुसीबत बन सकता था। क्योंकि इसके पिता की हत्या भी किसने की थी? इसके पिता की हत्या क्यों हुई थी? उसका कारण था राठौड़ों का बढ़ता प्रभाव दोस्तों। तो ये रणमल राठौड़ क्या करता है? राणा कुंभा को भड़काता है। किसके बारे में? राघव देव के बारे में। किसके बारे में? राघव देव के बारे में। तो भड़काते भड़काते ये क्या करता है? जो ये रणमल राठौड़ अभी योजना बनाता है किसकी? राघव देव की हत्या की। और राघव देव की हत्या की योजना बनाकर क्या कर देता है? राघव देव की हत्या कर देता है। कौन कर देता है? राघव देव की हत्या कर देता है। कौन? रणमल राठौड़। कौन कर देता है? रणमल राठौड़। अब देखिए एक और सिसोदिया सरदार की हत्या हो गई। एक और सिसोदिया सरदार क्या हो गया? स्वर्गवासी हो गया। और हुआ किसके कारण है? राठौड़ों के कारण हुआ। तो अब जो सरदार हैं, जो सिसोदिया सरदार है, उनका क्या रवैया रहेगा राठौड़ों के प्रति? तो देखिए भाई, जो सिसोदिया सरदार है वो आते हैं किसके पास? राणा कुंभा के पास आते हैं और कहते हैं कि देख भाई कुंभा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि राठौड़ दिन प्रतिदिन अपना क्या कर रहे हैं? वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। कहां बढ़ा रहे हैं? मेवाड़ में। जबकि मारवाड़ इनका क्षेत्र है, मेवाड़ में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। यहां तो हम सिसोदिया ही काफी हैं। इतनी बात सुनकर के कुंभा क्या करता है? जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा योजना बनाता है किसकी हत्या की? रणमल राठौड़ की हत्या की। जो रणमल राठौड़ की एक दासी है जिसका नाम है क्या? भारमली। क्या नाम है? भारमली। क्या नाम है? भारमली। अब देखिए ये दासी किसकी है? ये दासी है रणमल राठौड़ की। दासी किसकी? ये रणमल राठौड़ की। लेकिन रह कहां रहे हैं? ये काफी समय से यहीं रह रहे हैं मेवाड़ में। तो राणा कुंभा के साथ ये क्या हो जाती है? राणा कुंभा से इसके संबंध अच्छे हो जाते हैं। किसके? भारमली के।
तो जो रणमल राठौड़ को जब पता चलता है कि राणा कुंभा तुझे मारने की क्या बना रहा है, योजना बना रहा है, तो रणमल राठौड़ क्या करता है, भारमली को कहता है कि देख भारमली, तू राणा कुंभा के खाने में क्या कर दे, जहर मिला दे। राणा कुंभा के खाने में क्या कर दे, तू जहर मिला दे। तो भारमली जहर नहीं मिलाती, भारमली दौड़ी दौड़ी आती है कहाँ, राणा कुंभा के पास, क्योंकि ये राणा कुंभा से प्रेम करने लगी थी दोस्तों। तो राणा कुंभा के पास ये पहुंचती है कौन, भारमली। तो भारमली आके राणा कुंभा को सब सच सच बता देती है कि रणमल राठौड़ कह रहा था कि तुम्हारे खाने में क्या मिला दिया जाए, जहर मिला दिया जाए। तो राणा कुंभा कहता है देख भारू, तूने जहर तो नहीं मिलाया ना, लेकिन मेरा एक काम कर, तू जो रणमल राठौड़ के खाने में क्या कर दे, जहर मिला दे। रणमल राठौड़ के खाने में क्या कर दे, जहर मिला दे। तो राणा कुंभा के कहने पर भारू क्या करती है, रणमल राठौड़ का जो खाना है, रणमल राठौड़ के खाने में क्या कर देती है, जहर मिला देती है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भारमली ने पहले रणमल राठौड़ को जमकर शराब पिलाई और उसके पश्चात जहरीला खाना खाने से रणमल राठौड़ की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और 1438 ईस्वी में, कब, 1438 ईस्वी में, 1438 ईस्वी में जो रणमल राठौड़ वो कौन सा वासी हो जाता है, वो स्वर्गवासी हो जाता है। कौन सा वासी हो जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है। अर्थात इसकी क्या हो जाती है, 1438 में मौत हो जाती है। मौत किसकी सहायता से होती है दोस्तों, भारमली की सहायता से। और ये जो जहरीला खाना है, ये पटवारी की एग्जाम में आ चुका है दोस्तों 2011 में, कि रणमल राठौड़ की मृत्यु या रणमल राठौड़ की हत्या राणा कुंभा ने किसकी सहायता से की, पटवार 2011 का ये प्रश्न है भाई। उसका जवाब है भारमली। क्या जवाब है, भारमली। तो ये जहरीला खाना पटवार के छात्रों को खिलाया जा चुका है, कब, 2011 में। इतनी राम कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं इतनी राम कहानी आपको समझ में आ गई। चलिए आगे की बात बताता हूं। रणमल राठौड़ की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। रणमल राठौड़ का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है क्या, जोधा। तो जो कुंभा है, कुंभा जोधा को मारने की भी क्या करता है, प्लानिंग कर देता है कि मैं राठौड़ों का प्रभाव जड़ से ही क्या कर देता हूं, खत्म कर देता हूं मेवाड़ से। आपने सुना होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो राणा कुंभा चाहता है कि मैं मेवाड़ से राठौड़ों का क्या कर दूं, संपूर्ण विनाश कर दूं, संपूर्ण नाश कर दूं। तो ये सूचना किसको मिल जाती है, राव जोधा को मिल जाती है कि जो राणा कुंभा है वो क्या करना चाहता है, तेरी राणा कुंभा क्या करना चाहता है, हत्या करना चाहता है। राणा कुंभा हत्या करना चाहता है। तो राव जोधा क्या करता है, राव जोधा मंडोर एक्सप्रेस पकड़ता है। कहां से, मंडोर एक्सप्रेस पकड़ के मेवाड़ से कहां चला जाता है, मारवाड़। कहां पहुंच जाता है, मंडोर पहुंच जाता है। कहां, मंडोर। और ये मंडोर कहां पड़ता है, जोधपुर। मंडोर कहां पड़ता है, जोधपुर। और ये मंडोर जो है यही रावण का ससुराल है। ये मंडोर जो है रावण का ससुराल है। रावण यहाँ का क्या लगता है भाई, फूफा। क्या लगता है, फूफा। तो जो ये जोधा है मंडोर एक्सप्रेस पकड़ता है और मेवाड़ से कहां पहुंच जाता है, मंडोर पहुंच जाता है। मंडोर कहां, जोधपुर में। इतनी राम कहानी आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। आशा करता हूं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि रणमल राठौड़ है, रणमल राठौड़ सारंगपुर अभियान पर गए हुए थे। उनके साथ कौन गए थे, राघव देव। राघव देव कौन, राणा लाखा का पुत्र है, मोकल का भाई है, ठीक है। राव जो चुंडा है, राव चूड़ा है, राव चूड़ा का भी क्या है, ये भाई है दोस्तों। तो रणमल राठौड़ और राघव देव के मध्य यहाँ दोनों के मध्य तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि रणमल राठौड़ क्या करता है, भील जो जनजाति की जो लड़कियां उनको बंदी बनाकर अपने कैंप में ले आता है, जिस कारण राघव देव क्या कर देता है, हमला बोल देता है रणमल राठौड़ के कैंप पर और इन लड़कियों को क्या कर देता है, बंधक से क्या कर देता है, रिहा करवा देता है दोस्तों। तो यहाँ इसके पश्चात सारंगपुर युद्ध के पश्चात रणमल राठौड़ ने राघव देव की हत्या कर दी। राणा कुंभा ने 1438 ईस्वी में भारमली की सहायता से, भारू की सहायता से क्या किया, रणमल राठौड़ की हत्या करवा देता है। रणमल राठौड़ की मौत हो जाती है जहरीला खाना खाने से दोस्त। इसके पश्चात रणमल राठौड़ का पुत्र है कौन, जोधा। जोधा को मारने की साजिश कौन बनाता है, राणा कुंभा बनाता है। तो इस बात की सूचना मिलने पर जोधा क्या करता है, मंडोर एक्सप्रेस पकड़ता है और मेवाड़ से कहां पहुंच जाता है, मारवाड़ पहुंच जाता है। साथियों इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। ये सब बातें मैं आपको समझाऊंगा, लिखवाऊंगा अगली क्लास में, तो अभी समझते जाइएगा। आगे की और रामकथा बहुत बची हुई, समझिएगा। देखिए आगे की जो रामकथा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातें मैं आपको कल नोट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो एक बार सुनिएगा, समझिएगा अच्छे से। 1438 में क्या हो जाती है,
रणमल राठौड़ की क्या हो जाती है, हत्या। अब देखिए जब राव जोधा है, कौन, ये जोधा आगे चलकर जोधपुर को बसाएगा, ठीक है, कहां आ जाता है, मंडोर। कहां पहुंच गया, मंडोर पहुंच गया। कहां से पहुंचा है, मेवाड़ से पहुंचा है। कहां पहुंचा है, मेवाड़ से पहुंचा है, कहां, मंडोर। अब देखिए राणा जो कुंभा है, कौन, कुंभा जी, राणा कुंभा क्या करेगा, राव जोधा को क्या करवाना चाह रहा है, मरवाना चाह रहा है। तो किसके नेतृत्व में, राणा चुंडा के नेतृत्व में सेना भेजता है, कहां, मंडोर। राणा चुंडा के नेतृत्व में सेना आती है, कहां, मंडोर आती है दोस्तों, और मंडोर पर कब्जा कर लेती है, और मंडोर पर अधिकार किसका हो जाता है, राणा कुंभा का। तो ये जोधा है, ये मंडोर से चला जाता है कहां, काहुनी गांव। कौन सा गांव, काहुनी गांव। ये कहां पड़ता है, बीकानेर में। कहां पड़ता है, बीकानेर में। और ये जो पर्सन है, ये पर्सन सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में पढ़ा है भाई। कहां पढ़ा है, सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में, कि राव जोधा मंडोर से कहां जाएगा आगे शरण के लिए, काहुनी गांव में चला जाएगा। काहुनी गांव पड़ता है कहां, बीकानेर में पड़ता है, ठीक है। अब काहुनी गांव है, काहुनी गांव में आ गया कौन, जोधा। तो चुंडा जो है या जो कुंभा की सेना है वो मंडोर से कहां आ जाती है पीछा करते हुए, काहुनी गांव। काहुनी गांव कहां, बीकानेर पहुंच जाती है। अब देखिए राव जोधा बीकानेर से भागता है और पहुंचता कहां है, भद्राजून। कहां पहुंचता है, भद्राजून। भद्राजून कहां है, जालोर में। कहां है, जालोर में। कहां पहुंचता है, भद्राजून पहुंचता है। भद्राजून कहां है, जालोर में। भद्राजून के बाद में कहां पहुंचेगा दोस्तों, भद्राजून के पास। भद्राजून आएगा, भद्राजून आने के बाद जो सेना है वो बीकानेर से कहां आ जाएगी पीछा करते हुए, भद्राजून। ये भद्राजून से कहां चला जाएगा, सिवाना। कहां, सिवाना। ये कहां है, बाड़मेर में। और मेवाड़ के मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है किसको, सिवाना दुर्ग को। अब सिवाना से ये कहां जाएगा, सिवाना से चला जाएगा वागड़। सेना जालौर से कहां आई, सिवाना से सेना भी इसका पीछा करते हुए वागड़ आ गई। वागड़ का मतलब है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहां आएगी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहां से भागता हुआ चला जाता है कहां, ये सोजत। और ये सोजत कहां पड़ता है दोस्तों, सोजत पड़ता है पाली में। तो इतनी जगह ये भागता है। कौन भागता है भागता कौन है, राव जोधा। और राव जोधा का जो पीछा कर रही है, राव जोधा का पीछा कौन कर रहा है, राणा कुंभा की सेना। किसके नेतृत्व में, राणा चुंडा के नेतृत्व में। कहां, मेवाड़ से भागता है जोधा। कहां, मंडोर एक्सप्रेस पकड़ के कहां, मंडोर से कहां जाता है, काहुनी गांव कहां पड़ता है, बीकानेर में। काहुनी गांव से जाता है कहां, भद्राजून कहां पड़ता है, जालौर में। भद्राजून के पश्चात जाता है सिवाना कहां है, बाड़मेर में। सिवाना के पश्चात जाता है वागड़ में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़ के बाद कहां जाता है, सोजत में कहां, पाली में। इतनी भागदौड़ के पश्चात एंट्री होती है किसकी, हंसाबाई की। किसकी एंट्री होती है, हंसाबाई की दोस्तों। अब एंट्री होगी किसकी, हंसाबाई की। तो एक बार आप इतना नोट कीजिए, जो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। ये बातें मैं आपको कल नोट करवाऊंगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए साथ साथ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। चलिए हटा देता हूं मैं इनको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए सोजत पहुंच गए, एंट्री किसकी हो गई, हंसाबाई की एंट्री होगी भाई। कहां, दोनों सेनाओं के बीच में एंट्री किसकी हो गई, हंसाबाई की। कौन आ गई, हंसाबाई। यहां कौन है, राणा कुंभा। कौन है, राणा कुंभा। यहां कौन है, जोधा। कौन है, राणा कुंभा और जोधा। जो ये हंसाबाई है राणा कुंभा की लगती है दादी, क्योंकि ये मोकल की माता है। और राणा कुंभा किसके पुत्र है, मोकल के पुत्र है। जो ये हंसाबाई है ये रणमल राठौड़ की बहन है, और रणमल राठौड़ का पुत्र कौन है, राव जोधा है। तो ये इसकी क्या लगती है, बुआ लगती है। तो हंसाबाई कहती है, अरे आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम, आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्या लड़ाई ही एकमात्र समाधान है, क्यों ना बैठ के बात की जाए। तो हंसाबाई क्या करवाती है, इनके मध्य मध्यस्थता करवा देती है। इनके मध्य क्या करवा देती है, मध्यस्थता करवा देती है। और जब मध्यस्थता करवाती है तो एक संधि होती है जिसको कहते हैं आंवल बांवल की संधि। क्या कहते हैं, आंवल बांवल की संधि। कौन सी संधि, आंवल बांवल की संधि। और ये जो आंवल बांवल की संधि होती है 1452-1453 ईस्वी में। अगर दोनों विकल्प ऑप्शन में हो तो 1452 का ही चयन करना है साथियों, ये बात ध्यान रखना है। अगर 1452 नहीं हो तो 1453 का चयन करना है। दोनों विकल्प हो तो कौन सा विकल्प,
1452। आंवल बावल की जो संधि है किन किन के मध्य होती है? राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य। और जो संधि है इसमें मध्यस्थता कौन करती है भाई? हंसाबाई। कौन करती है? हंसाबाई करती है। और किस स्थान पर होती है आंवल बावल की संधि? किस स्थान पर होती है भाई? स्थान का नाम मैंने अभी आपको बताया, कहाँ? सोजत में एंट्री मारती है। ये सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में। सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। ये आंवल बावल की जो संधि है, आंवल बावल की जो संधि, आंवल बावल की संधि से क्या निर्धारित होता है? आंवल बावल की संधि से मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का क्या कर दिया गया? मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का क्या हुआ? निर्धारण हुआ इससे। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण, मेवाड़ व मारवाड़ की जो सीमा है उनका क्या हुआ? यहां से निर्धारण हो गया। किसके द्वारा? आंवल बावल की संधि के द्वारा, जिसकी मध्यस्थता किसने की थी? हंसाबाई ने की थी। कब की थी? 1452 1453 ईस्वी में। किस स्थान पर? सोजत, जो सोजत स्थान है, सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में। तो सोजत पाली में एंट्री मारती है कौन? हंसाबाई। उससे पहले तो राव जोधा बहुत जगह निर्वासित हो चुका था। आया कहाँ? मंडोर। मंडोर से काहुनी गांव गया। काहुनी कहाँ पड़ता है? बीकानेर। बीकानेर से कहाँ गया? भद्राजून जालोर। कहाँ गया? भद्राजून गया। भद्राजून से आता है सिवाना, सिवाना से वागड़, वागड़ से कहाँ आता है? सोजत आता है। अब देखिए ये चीज हो गई है। आंवल बावल का मतलब जहां से बबूल के पेड़ वहां तक सीमा किसकी? मारवाड़ की। और आंवले और जो अन्य वृक्ष हैं वहां सीमा किसकी? मेवाड़ की। दोस्तों अब देखिए जो जोधा है, जोधा सोचता है कि जब तक बुआ हंसाबाई जीवित है तब तक तो राणा कुंभा जो है, कुंभा एकदम शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही बुआ की मृत्यु हो जाए, क्या राणा कुंभा तुम पर आक्रमण नहीं करेगा? क्या राणा कुंभा तुम पर आक्रमण नहीं करेगा? राणा कुंभा की तिरछी नजर अभी भी कहां है? राव जोधा पर है। तो हंसाबाई जाती है कहां? मंडोर। तो जोधा कहता है कि बुआ क्यों ना हम आपस में क्या बन जाएं? समधी बन जाएं। क्या बन जाएं भाई? समधी बन जाएं। तो हंसाबाई कहती है कैसे भाई? जो राव जोधा की जो पुत्री है, राव जोधा की पुत्री का नाम है श्रृंगार देवी। क्या नाम है? श्रृंगार देवी। और जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा के मैंने दो पुत्र बताए थे, रायमल और उदा। राणा कुंभा का पुत्र है रायमल। रायमल के साथ विवाह हो जाता है किसका? श्रृंगार देवी का विवाह जो हो जाता है। राणा कुंभा के पुत्र रायमल का विवाह किसके साथ हो जाता है? जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ विवाह हो जाता है। किसका? श्रृंगार देवी का विवाह हो जाता है किसके साथ? रायमल के साथ। और आगे चलकर यही श्रृंगार देवी चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाएगी? घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाएगी। और ये श्रृंगार देवी जिस बावड़ी का निर्माण करवाएगी, घोसुंडी बावड़ी, वो प्रश्न भी बीते समय एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो घोसुंडी बावड़ी है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। तो इतनी बात समझ में ही। हंसाबाई मध्यस्थता करवाती है। हंसाबाई की एंट्री होती है, कहाँ पर होती है हंसाबाई की एंट्री? हंसाबाई की एंट्री होती है सोजत। सोजत कहाँ पर पड़ता है? सोजत पड़ता है भाई पाली में। सोजत जो स्थान है, सोजत स्थान पड़ता है कहाँ? पाली में। तो राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य मध्यस्थता करवाती है हंसाबाई और संधि करवा देती है आंवल बावल की संधि। कहाँ? 1452 ईस्वी में। और इस संधि की सहायता से होता क्या है? मेवाड़ और मारवाड़ की क्या होती है? सीमाओं का निर्धारण होता है। इसके पश्चात दोनों समधी बन जाते हैं, राणा कुंभा और राव जोधा। जो जोधा की पुत्री है श्रृंगार देवी, उसका विवाह हो जाता है रायमल। किसके साथ? राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ विवाह हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। इसके आगे की जो राम कथा, इसके आगे की जो बातें हैं वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। राम राम।